हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी पढ़ा रहा हूं। प्रकाशिकी आपको पता होना चाहिए 13 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछी जानी है। इस प्रकाशिकी में आपके दो चैप्टर डिवाइड है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, जिसमें से किरण प्रकाशिकी को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज तरंग प्रकाशिकी में हम लोग को खत्म होने जा रही है तरंग प्रकाशिकी। और उसी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तरंग प्रकाशिकी के 3 क्वेश्चन है, जिसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन ये रहेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। और तीसरा रहेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या। तो 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और परावर्तन की व्याख्या। आज की क्लास में देख लेंगे अपवर्तन की व्याख्या। इन 3 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूं आपके बोर्ड एग्जाम पे एक क्वेश्चन 100% मिलेगा और 5 अंक का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये तो शायद हट गया है। हटने वाला जो भी सिलेबस होता है वो चैप्टर के स्टार्टिंग की पहले दिन की वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। आप बेफिक्र रहिए, आपको वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम पर है, हटा नहीं है। जो 30% से कम हो गया है उसको हम बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 12th फिजिक्स में अपना चल रहा है तरंग प्रकाश की। ठीक है, सेकंड फिजिक्स है ये। फिजिक्स आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट फिजिक्स एंड सेकंड फिजिक्स। फर्स्ट फिजिक्स से आपके 35 नंबर और सेकंड फिजिक्स से आपके 35 नंबर और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, आपके टोटल 100 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 90 या 95 नंबर लेकर आने हैं अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन जब हमने व्याख्या करी थी तो उस पर हम लोग ने बताया था कि एक हम लोग परावर्तक पृष्ठ ले लेते हैं, उस परावर्तक पृष्ठ पे प्रकाल को रख करके चाप लगाते हैं। इसमें भी सेम हम लोग एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया। परावर्तक पृष्ठ को बनाने के लिए इसे हम लाइनदार बना देंगे ताकि यह एक परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लग जाए। इसका हम लोग कुछ नाम दे देंगे, क्योंकि दुनिया में अगर हर इंसान का नाम हो सकता है तो हम किसी को अनजान नहीं छोड़ सकते, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में वो खो जाएगा। इसलिए हम लोग इसे नाम दे देते हैं Z1 एंड Z2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया, इसकी जब सफल व्याख्या कर रहे थे वो तो व्याख्या करते टाइम बताया कि इस पर 2 रेखाएं हमें लेनी होती है इस अपवर्तक पृष्ठ पर, और वो रेखाएं हमेशा पैरेलल हों। पैरेलल में समांतर हों। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 रेखाएं जो कि आपस में क्या हो, समांतर हो। देखिए मैं यहाँ पे प्रकार लेके नहीं बैठा हूँ। अगर आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करके लग जाओ कि ये शायद पैरेलल ना हो तो आपने तो ऐसे ही खींच दी, क्योंकि बदतमीज क्वालिटी के लड़के बहुत यूट्यूब पर पढ़ते हैं मुझसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पैरेलल रेखाएं है। ठीक, अब आप सभी लोग अपने आप को बदतमीज मत समझिएगा। जो भी सुन रहा है वो अच्छा है, जो नहीं सुन रहा है वो बदतमीज है। ठीक है, कमेंट करिएगा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। यहाँ पे देखिए हम लोग ने ले लिया 2 पैरेलल रेखाएं ली। ठीक, 2 पैरेलल रेखाएं लेने के बाद हमें कुछ ना करना, यहाँ पे हमने एक अपवर्तक पृष्ठ देनी। मान लीजिए सपोज करो यहाँ से मैंने, देखिए मैंने आपको साइन बना दिया। अगर मैं इस परावर्तक पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण डालूंगा तो जाहिर सी बात है कि सॉरी स्टूडेंट, अपवर्तन के नियम के अनुसार, यहाँ से अपवर्तन के नियम के अनुसार ये रेखा इस पर जैसे टकराएगी तो इधर चली जाएगी। ये रेखा कहाँ जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। जब इससे रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, तो ये वापस चली जाएगी। जब ये वापस चली जाएगी तो यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम दे दूंगा। यहाँ पे भी मैं इसका मान लेता हूँ, ये एक विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यहाँ पे 2 माध्यम की मैं बात करूंगा। अब देखिए होगा क्या, जैसे ये प्रकाश यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। आप देख रहे हैं 90 डिग्री बनाएगा। इसके बाद क्या है, मैं इसको मान लेता हूं कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे आएगी। अभी क्या आएगी, ये लाइन ऐसे भी आएगी। ठीक, आई। अब इसके बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ से आपतित हो रही थी, इसलिए हम लोग मानेंगे आपतन कोण आई। यहाँ से हम लोग लंब डाल देंगे, यहाँ भी हम लोग लंब ड्रा कर देंगे और यहाँ भी हम लोग लंब ड्रा कर देंगे। जैसे इसको चित्र में प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट करके बताना, स्पेशल सेशन में आपको अकेले समझाऊंगा, वो भी वीडियो कॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आई है। अब ये आई क्यों, क्योंकि जहां से प्रकाश आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आने के स्थान को बोलेंगे आपतन कोण और जाने के स्थान को बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण होता है आर और आपतन कोण होता है आई। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो जब ये जा रहा है तो यहाँ पे जाएगा,
तो ये जा रहा है ना, तो ये ऐसे भी ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर से आ रहा है और इसे टकराने के बाद ऐसे जा रहा है, तो ये जो नीचे का कोण होगा ये होगा आर। तो सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी एक आई रहेगा और सेकंड वाला क्या रहेगा, आर रहेगा। समझ में सब क्या आया होगा। इसको भी हम लोग कुछ नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी। अब देखिए अपवर्तन होगा, जब ये अपवर्तन होगा इसको नाम दे देते हैं ए और इसको हमने नाम दे दिया है बी। अब देखिए ये क्या होगा, जब भी हम लोग इसे N2 मान लेते हैं, इसकी चाल मान लेते हैं पहले वाले की V1 और दूसरे वाले की चाल मान लेते हैं B2, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चाल भी होगी इसका अब देखिए एक बात मैं बता दूं, जितने समय में ये A B तक पहुंच जाएगा उतने ही समय में ये B C तक पहुंच जाएगा। कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। इतने में ही तरह हाइगेंस के द्वितीयक तरीकों का सिद्धांत भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो थ्योरी इसमें छोटी सी लिखनी होती है, महान थ्योरी परावर्तन की व्याख्या में लिखनी होती है, अपवर्तन की व्याख्या में छोटी थ्योरी लिखनी होती है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बड़ा होता है। इसमें आपको थ्योरी क्या लिखनी है, माना Z1 Z2 एक परावर्तक पृष्ठ है। देख सकते हैं यहाँ पे Z1 Z2 क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। एक बच्चा ज्ञान दे रहा था परावर्तन की व्याख्या, जब हम लोग ने करी थी, वो कह रहा था सर जी आप तो रटवा रहे हैं। रटवाऊं ना तो क्या ठूस दूं आपके। ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं यार जो आपके यहाँ आपको कोई समझा भी नहीं पाता। मैं समझा रहा था, मतलब अगर आप बार बार बोलते तो उस चित्र के थ्रू आप कर पाते। यही तो फिजिक्स है। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि लिखवा दे रहा हूँ आप रटो जाके घर में, मैं खुद रटवा रहा हूँ ना। ये टीचर का समझाना होता है ना कि रटवाना। अगर वो बच्चा देख रहा है तो हरकत करना छोड़ दे और पढ़ने में मन लगा ले। ठीक है, मैं सभी से कहता हूँ बेटा जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे और अपने मम्मी पापा के सपने को साकार बनाओगे। आपकी मम्मी आपको सोते टाइम भी दुआएं देती है कि मेरा बच्चा इस बार 90% रिजल्ट बनाएगा, और बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड में परेशान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं तो होता क्या है। देखिए ये अपवर्तन की व्याख्या में करनी है, तो सबसे पहले क्या है, इस पे थ्योरी लिखनी होगी छोटी सी। तो छोटी सी थ्योरी में क्या लिखेंगे, माना Z1 Z2 एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र AB, ये अपना क्या है, तरंगाग्र है। तरंगाग्र AB तिरछा आपतित हो रहा है। देख सकते हैं यह कैसा आपतित हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। माना पहला माध्यम N1 तथा दूसरा माध्यम N2 है। पहले माध्यम की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम की चाल V2 है। बस इतना आप अगर लिख देते हैं तो आपसे बड़ा महान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप 5 नंबर आपने बोर्ड एग्जाम के लिए हकदार हो जाते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए आप बहुत गौर से समझिएगा, ABC एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ABC ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। इसी ट्रायंगल पे हम लोग वर्क करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। देखिए अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें पता क्या है, हमें पता है साइन निकालना होता है हमें इसमें। तो साइन आई निकालेंगे, क्योंकि इस पे कितना एंगल बन रहा है, आई बन रहा है, तो यहाँ से हम साइन आई निकालेंगे। साइन आई इक्वल टू आपको पता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा के सामने वाली जो भी भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपको लंब दिए गए BC, ये क्या है आपका, ये आपका लंब है, और ये AC ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये आपका आधार है। ये आपका क्या है, कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। तो ये हो जाएगा BC अपान में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है BC, और लंब बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है AC। ठीक है, तो देखिएगा समझिएगा, साइन आई, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरे एंगल की बात करूंगा तो यहाँ पे आई एक एंगल बन रहा है। जब आई ये एंगल बन रहा है तो मैंने अभी भी आपको बताया कि थीटा के सामने वाली जो भी भुजा होती है वो लंब कहलाती है, तो ये अपनी लंब कहलाएगी। अब जब ये वाली भुजा अपनी लंब कहलाएगी तो ये कर्ण का वर्क करेगी, ना कि ये करेगी, क्योंकि यहाँ भी एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है। 2 एंगल जब किसी भी भुजा पे बनते हैं तो उसको हम लोग कर्ण ना बना करके नीचे जो फ्री भुजा होती है उसको कर्ण बनाते हैं। तो नीचे वाली भुजा अपनी क्या है AC, तो BC इक्वल टू क्या आ गया, AC आ गया। अगर मैं बात करूं आपसे BC की, तो BC दूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था ये दूरी है। अगर मैं दूरी की बात करता हूं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर मैं दूरी बराबर निकाल लेता हूं तो हो जाता है समय गुणे चाल। क्या हो जाता है, समय मल्टीपल चाल। तो अपनी यहाँ पे चाल कितनी है, BC क्या है, अपनी दूरी है। देख सकते हैं ये कितनी दूरी है कि नहीं, यहाँ से इस तरंगाग्र को चल के यहाँ पे आना है, तो BC बराबर अपना हो जाएगा समय इंटू चाल। तो समय मान लेते हैं T समय मान लेते हैं, और चाल ऊपर वाले में कितनी है V1, तो V1 अपान में AC। तो यहाँ पे साइन आई इक्वल टू निकल के आ जाएगा V1 इंटू T अपान में AC। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सेकंड समीकरण से, यानी कि सेकंड त्रिभुज से, त्रिभुज
देखिए यहाँ पे हमने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी। अब हमें इसमें एक त्रिभुज और देखना है। अब वो कौन सा त्रिभुज होगा? ये भी अपना त्रिभुज जो होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, कोई त्रिभुज आपको इसमें नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने एक यहाँ से लंब डाला था, एक लंब हम लोग यहाँ से भी डालेंगे और इस बिंदु का नाम देंगे डी। क्या नाम देंगे? डी नाम देंगे। अब बताइए, अब आपको त्रिभुज नजर आ रहा है। अब पूरा कंप्लीट डायग्राम बन के तैयार हो गया है। जो बच्चे पहले भाग गए होंगे ना, वो अधूरा नॉलेज ले रहे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो आप पूरी देखा करिए, भले आप वीडियो ना देखिए। अगर आप वीडियो देखना है तो पूरी देखिए, तभी लास्ट तक आपको फुल नॉलेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे डी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट त्रिभुज की। तो नेक्स्ट त्रिभुज अपना क्या हो जाएगा? ए सी डी। तो नेक्स्ट त्रिभुज ए सी डी से। अब जब हम ए सी डी से बात करेंगे तो हम इससे क्या निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज है वो आर बन रहा है, वो सॉरी कोण जो है आर बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा था? आई बन रहा था, तो हमने निकाला था साइन आई। अब यहाँ पे आर बन रहा है, इसलिए हम निकालेंगे साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू अगर हम निकालेंगे, देखिए ये भी होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब अपना है जो ये है ए इंटू डी, ठीक है, ये क्या है? लंब है। और ये कर्ण का जो वर्क करेगा वो ये करेगा a इंटू सी। ये अपना ये क्या करेगा? कर्ण का कार्य करेगा। सेम कंडीशन वही रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग इधर से टोटल की बात करने लगेंगे, ये फ्री भुजा मैंने आपको बताई थी, इसी को हम लोग कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी अपान में ए सी, ये हो जाएगा, ठीक है, ए डी अपान में ए सी। अब ये ए डी भी अपनी दूरी है। ए डी क्या है अपनी? ए से डी, ये भी क्या है? अपनी दूरी है। इस दूरी के स्थान पर मैंने बताया था आपको, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल। तो टी वी वन नहीं है, इधर क्या है? वी टू है, तो वी टू इंटू टी अपान में ए सी कर देंगे समीकरण नंबर सेकेंड। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसे लंब क्यों मानना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब दो भुजाएं आपस में वो मिलती हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनता है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डी जो अपनी ये वाली भुजा है इसको लंब मान रहे हैं। जैसे कि यहाँ तिरछी भुजा को लंब मान, जब इस भुजा को आप लंब मानेंगे तो इसको आपको कर्ण मानना पड़ेगा, और ये अपनी क्या कहलाएगी? आधार का वर्क करेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी थीटा के सामने वाली भुजा होती है वह हमेशा हमेशा एक दिन ही हमेशा लंब का कार्य करती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए हम अगर यहाँ से साइन आई, यहाँ से समीकरण 1/2 का भाग दे देंगे। आपने पढ़ा होगा समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। तो साइन आई बटे साइन आर हमें निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए साइन आई की पहले वैल्यू रखेंगे तो कितनी है? v1t अपान में ए सी। इसके बाद साइन आर की रखेंगे तो v2t इंटू में ए सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे सही से। तो हो जाएगा v1t, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा v1t इंटू में ए सी। अब मल्टीपल हो जाएगा ए सी अपान में v2t। अब क्या होगा? ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल आएगा? साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू, हमारे पास निकल आएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर हो जाएगा v1 बटे v2। अब एक फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, कमेंट करके ईमानदारी से बताना बचपन से किसने इस फार्मूले को पढ़ा है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अपवर्तनांक n बराबर प्रकाश की चाल बटे प्रकाश में माध्यम की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल, यानी कि अपवर्तनांक n बराबर आपने पढ़ा होगा c अपान में v। अगर मैं बात करने लग जाऊंगा फर्स्ट, देखिए यहाँ पे दो माध्यम है और दो चालें हैं। पहला माध्यम है n1, दूसरा माध्यम है n2। पहले की चाल है v1, दूसरे की चाल है v2। तो मैं अगर n1 माध्यम की बात करने लग जाऊंगा तो यहाँ पे हम लोग n1 बराबर निकाल लेंगे c अपान में v1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो, थर्ड मान सकते हो, जो मानना है वो मान सकते हो। और n2 बराबर हम निकाल सकते हैं c अपान में v2। अगर मैं यहाँ से n2 अपान में n1 की वैल्यू निकालूं, किसकी? n2 अपान में n1 की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n2 अपान n1 बराबर समीकरण 1 2 मान लो, या ए बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब इसमें क्या करना है? समीकरण ए का ए डिवाइड बाई बी करना है। ए डिवाइड बाई जब बी करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? वी, देखिए ये रखेंगे सी अपान v1, और ये v2 क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, जैसे अभी अभी मैंने किया था v2 अपान में सी से सी खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? v2 अपान में v1। तो n1 बटे n2 इक्वल टू आ जाएगा v2 अपान में v1। अब इस v1 v2 जो वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी यहाँ पे अगर हम पलटना चाहें, देखिए n2 अपान n1 मैंने निकाला है, यहाँ पे n1 अपान n2 निकालने के बाद क्यों हमें v1
v1/v2 की वैल्यू चाहिए, तो v1/v2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी n2/n1। हम लोगों से कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, चेक करेंगे एक बार। देखिए हाँ, यहाँ पे n2/n1 अगर हम कर रहे थे तो यहाँ पे हमें n2 की वैल्यू पहले रखनी चाहिए तो c/v2 हो जाती। लेकिन चलिए अगर हम यहाँ से मान लेते हैं n1 है, ये n2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले n1 की वैल्यू रखी है फिर n2 की वैल्यू रखी है, तो निकला क्या v2/v1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में वैल्यू पुटअप कर देंगे, v1/v2 निकालेंगे तो निकल आएगा n2/n1। समझ में ना आया हो तो कमेंट करना यार, एक बार मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो चाहे जितनी लॉन्ग हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। साइन i/sin r ये अपना जो समीकरण था तीसरा, इस पे इस वैल्यू को उठा के रखेंगे तो v1/v2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, n2/n1। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहली बात, यहाँ तक तो समझाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी समीकरण नंबर तीसरे तक। इसके बाद यहाँ तक आप जब कर लेंगे तो n बराबर अपवर्तनांक की वैल्यू रखेंगे। n1 के लिए आप जानते हैं दो माध्यम है, n1 माध्यम के लिए चाल v1 है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। n2 माध्यम के लिए चाल v2 है, इसको b मान लेंगे। समीकरण 1/2 करेंगे तो देखिए n1 बटे जब हम लोग n2 निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, n1 की वैल्यू रखेंगे, तो n1 की वैल्यू क्या है c/v1 और बटे में रखेंगे c/v2। जब इससे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो अपान निकल आएगा v2/v1। क्या निकल आएगा, v2/v1। अब हमें क्या चाहिए, v1/v2। तो दोनों वैल्यू जैसे हमें निकल आया है n1 बटे, यहाँ पे देखो जैसे हमें निकल आया है n1/n2 बराबर v2/v1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v1/v2 निकालना है तो सभी वैल्यूज को पलट देंगे तो हो जाएगा n2/n1 बराबर v1/v2। अब हमें यही चाहिए था, इस v1/v2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रहे इधर रख देना है n2/n1। यही होता है अपवर्तन का नियम, इसी से हो गई अपवर्तन की व्याख्या। तो किस किस के समझ में ये आया है कमेंट करके जरूर बताना। ये समझ में बेटा उसी बच्चे के आया होगा जिस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो टफ है, कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, आपको रिवीजन से आएंगे। जिसको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल भी ना घबराए, इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करें, गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आ जाएगा। जिसके 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने पर समझ में नहीं आया ना, वो मुझे जो भी कहना है ना इस वीडियो के कमेंट में कह के चले जाना, मुझे हंस के स्वीकार है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।